बनारस में पैदा, पली, पढ़ी, बढ़ी और जुड़ी हस्तियों, विभूतियों की एक लंबी सूची है। मिथक और पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही संबंध काशी से है। धर्म की कहें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से लेकर गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य जैसे लोग काशी जनपद से जुड़े रहे हैं। और इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक, कुषाण, हर्षवर्धन से लेकर मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोधी, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, फ्रांसिस हेस्टिंग्स जैसे कितने और कितनी तरह के लोग बनारस की तस्वीर और तकदीर बनाते मिटाते रहे। 19वीं और 20वीं सदी में तो 20 विभूतियों ने बनारस की धरती को सुशोभित किया, किंतु सदियों लंबी इस सूची से कुछ लोगों के नाम को काशी कभी नहीं भूल पाएगा। बंगाल की विशाल नाटौर रियासत की रानी भवानी ने कम उम्र में पति के मरणोपरांत एक कुशल शासक की तरह अपनी जनता की और धर्म दर्शन की सेवा की। अपने काशी प्रवास के दौरान रानी भवानी ने इस शिव मंदिर में शाक्त या देवी मंदिर बनवाकर काशी को एक नया आयाम दिया। मां तारा, मां दुर्गा, मां काली, मां विशालाक्षी के तमाम मंदिर बनवाने के अलावा उन्होंने शिवालय और गोपाल के पूजा स्थल भी बनवाए। शहर के दक्षिण में उनका बनवाया लाल पत्थर का दुर्गा कुंड मंदिर आज भी बेजोड़ है। साथ ही पंचक्रोशी परिक्रमा के मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए रानी ने विश्राम चौकियां और तालाब कुएं भी बनवाए और हजारों छायादार पेड़ भी लगवाए। पूरे बनारस में 60 तालाब, 18 कुंड, 15 मंदिर, 500 से अधिक मकान और 4 घाटों का निर्माण भी रानी भवानी ने करवाया। कहते हैं कि मां अन्नपूर्णा के मंदिर में रानी की तरफ से प्रतिदिन 50 मन पका चावल और 8 मन भीगा चना भी गरीबों में बांटा जाता था। यूं बंगाल की रानी भवानी बनारस के लिए सचमुच देवी अन्नपूर्णा ही बन गई थीं। मालवा की महारानी अहिल्याबाई ने अपने ससुर, पति और पुत्र के देहांत के बाद संन्यास के बदले राज संभालने का निर्णय लिया और खुद फौज की अगुवाई करते हुए चुनौती देने वालों से अपनी सेना की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने 91 से ज्यादा जगहों पर मंदिरों, मठों, कूपों, कुंडों, धर्मस्थलों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और काशी जैसे तीर्थ क्षेत्र शामिल हैं। काशी पर तो अहिल्याबाई की विशेष कृपा दृष्टि थी। यहां टूट चुके मूल विश्वनाथ मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई थी, पर उसी दीवार के पास ज्ञानव्यापी के इलाके में रानी ने जमीन खरीदी और पुरानी तर्ज पर ही नया विश्वनाथ मंदिर लगभग उसी जगह खड़ा कर दिया जहां वो औरंगजेब से पहले हुआ करता था। बनारस के पंडित इस मंदिर से जुड़ने से कतरा रहे थे, इसलिए अहिल्याबाई ने महेश्वर से पंडित बुलाकर विश्वनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। साथ ही कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी ने बनवाए। कहते हैं काशी करवट नाम का पानी में टेढ़ा झुका खड़ा रत्नेश्वर महादेव मंदिर आज भी झुककर महारानी अहिल्याबाई की अपार भक्ति और श्रद्धा को नमन करता नजर आता है। लंदन में जन्मी एनी बेसेंट एक स्वतंत्र विचार की महिला थीं, जिन्होंने स्त्रियों के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए। सन 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के पश्चात उनका मन धीरे धीरे भारत की ओर खिंचा और उसी साल वो भारत आईं। फिर उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बना लिया और काशी को अपना घर।
काशी नरेश महाराजा प्रभु नारायण सिंह की दान दी एक जमीन पर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था नए भारत के लिए नई सोच वाले विद्यार्थियों को तैयार करना। बनारस में डॉक्टर भगवान दास और पंडित मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आकर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का एक नया अनुवाद भी कर डाला। सन 1913 में एनी बेसेंट ने मालवीय जी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना बनाया सेंट्रल हिंदू कॉलेज उन्हें दान में दे दिया और उसी जगह आधारशिला पड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। 1916 में एनी बेसेंट के साथ लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कर डाली। अंग्रेजों से यह बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने एनी बेसेंट को मद्रास में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एनी बेसेंट को डीलिट की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई। 1933 में मद्रास में जब उनका निधन हुआ तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां बनारस लाई गईं, जहां हजारों की भावभीनी भीड़ ने उन्हें गंगा के तट पर अंतिम विदाई दी। भारतीय मन वाली विलायती माटी सदा के लिए काशी की मां गंगा में विलीन हो गई। केरल के कलाडी में जन्मे शंकर अपने गुरु श्री गोविंद भागवत पद से आदेश पाकर काशी की ओर चल दिए। यहां पहुंचते ही अन्नपूर्णा का दर्शन कर शंकर ने उनसे भिक्षा में अन्न नहीं, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि मांगी। एक बार घाट पर एक चंडाल 4 कुत्तों के साथ मार्ग रोके खड़ा था। जब शंकर के शिष्यों ने अपने गुरु के लिए मार्ग खाली करने को चंडाल से हटने को कहा तो वो बोला, तुम किसे हटाना चाहते हो, शरीर को या आत्मा को? एक शिष्य गरजा, तुझे चंडाल। तो वो बोला, चंडाल और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं। सूरज का प्रतिबिंब गंगा में हो या सुरा में, सूरज तो वही रहता है। शंकर तुरंत उस चंडाल के चरणों में गिर पड़े और बोले, जिसके जटाजूट में गंगा विलसित है, मैं उन महादेव को प्रणाम करता हूं। वो चंडाल शिव में परिवर्तित हो गया। तभी तो कहते हैं काशी में शंकर शंकर साक्षात। काशी को संपूर्ण धरती मानने वाले आदि शंकर कहते थे, वाराणसीम मेदिनीम, यानी वाराणसी ही संपूर्ण धरती है। पर वाराणसी छोड़कर पूरे भारत में एकात्मता स्थापित करने के लिए उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से जोड़ने वाला ये अद्भुत व्यक्ति एक दिन अंतर्धान हो गया। किंतु वो तो स्वयं कहते थे, व्यक्ति नहीं, समष्टि महत्वपूर्ण होती है। सिलहट में एक पूर्णिमा की रात जन्मे विश्वंभर मिश्र को गांव के लोग निमाई भी कहते थे, क्योंकि वो एक नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। बच्चे की कृष्ण भक्ति और संस्कृत में उसकी विद्वत्ता देखकर लोग उसे आदर से गौरांग भी कहने लगे। पर अपने गुरु पंडित ईश्वरपुरी से मिलकर उसका जीवन ही बदल गया। अब उसके लिए वेदों, पुराणों, उपनिषदों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था श्री कृष्ण का नाम, गोविंद का भजन और हरे कृष्ण का कीर्तन। पूरी तरह से भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में डूबकर वो वैष्णव भक्ति योग के प्रवर्तक बन गए। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र और 8 पदों का शिक्षा शतक पद भी रच डाला। कृष्ण के प्रेम के विभोर में नाचते हुए उनके मुखारविंद से फूटे कृष्ण भजनों पर अब सारा बंगाल थिरकने लगा था। सन 1515 के पास वो बलभद्र भट्टाचार्य और एक और ब्राह्मण के साथ जगदीशपुरी से अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन को वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वो काशी पहुंचे और मणिकर्णिका पर गंगा को देखते ही हरे कृष्ण कहते हुए गंगा में कूद पड़े। शिव शंकर की नगरी में हरे कृष्ण पुकारने वाले गौरांग रूपवान सन्यासी को लोगों ने पहचान लिया कि वो स्वयं जागृत भगवान कृष्ण का रूप चैतन्य महाप्रभु ही हैं। अगले 10 दिन तक रोज महाप्रभु सुबह मणिकर्णिका पर स्नान करने के बाद विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा के दर्शन करते, फिर दोपहर में पंचगंगा पर स्नान करके बिंदु माधव का दर्शन कर कीर्तन करते और शाम को वरुणा के संगम पर स्नान करके आदि केशव के दर्शन के बाद हरि कीर्तन किया करते। 10 दिन काशी में बिताने के बाद वो कुंभ नहाने प्रयाग चले गए।
पर वहां से उनसे आगे वृंदावन की ओर न जाया गया, क्योंकि बनारस की प्यास अभी बाकी थी। 10 दिन इलाहाबाद में बिताकर वो फिर बनारस लौट आए और अगले 2 महीने तक यहीं बने रहे। 2 महीनों के बाद जब गौरांग चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो उन्हें कुछ गोप मट्ठा बेचने के लिए काशी की ओर जाते दिखे। उन्होंने कहा, बालक प्यास लगी है, मट्ठा पिला दो। गोप ने बिना एक पल सोचे सन्यासी को मट्ठे का पात्र पकड़ा दिया। मट्ठा पीकर महाप्रभु आगे चल दिए। अब जब गोप ने अपना घड़ा उठाया तो वो इतना भरा था कि वो उससे उठा ही नहीं। जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो पाया कि पूरा पात्र सोने की मोहरों से भरा था। उस दिन से आज तक सारे गोप नगर में प्रवेश से पहले अपने दूध दही मट्ठे के घड़े नीचे रखकर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और तब काशी के अंदर आते हैं। पता नहीं ये सच है या कोरी कल्पना, किंतु काशी के लोगों के चरित्र और चैतन्य महाप्रभु के उनसे प्रेम का प्रबल प्रतीक तो है ही ये कथा। सन 1820 में टकसाल के काम में मदद के लिए जवान जेम्स प्रिंसेप को कंपनी ने कलकत्ता से बनारस भेजा। बनारस को देखते ही प्रिंसेप इस शहर की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अगले 10 साल यहीं बसकर शहर को बेहतर बनाने, इसके प्रबंधन को संभालने, इसके बारे में लिखने और इसके दर्जनों रेखा चित्र बनाने में लगे रहे। बनारस का पहला सही मानचित्र, यहाँ के भवनों मंदिरों के विस्तृत नक्शे, काशी के आकाश में ग्रह तारों नक्षत्रों की गति का मापन, पूरे वाराणसी में भूमिगत नालियों का निर्माण और संवर्धन, बाढ़ में गंगा के पानी की निकासी का इंतजाम, टकसाल में ठीक वजन के सिक्कों की ढलाई, बनारस लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना, ब्राह्मी खारोष्टी लिपियों को बूझकर अशोक के आलेखों के अर्थ समझना, बनारस की पहली सही जनगणना, मोहल्लों मंदिरों मस्जिदों तालाबों उद्यानों की सूची, खाद्य पदार्थों की खपत के आंकड़े, कर्मनाशा नदी पर सेतु बंधन और बनारस के दर्जनों ऐसे सचल सजीव रेखा चित्र कि लगता है कि इस गोरे बनारसी का अलौकिक अद्वितीय पावन पवित्र शहर बस अभी चल पड़ेगा। कुल मिलाकर जेम्स प्रिंसेप ने अपने प्रिय पवित्र शहर के लिए इतना कुछ किया कि बनारस उनसे कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। प्रिंसेप ने बनारस इलस्ट्रेटेड नाम की किताब 1833 में कलकत्ता से छापी, जिसमें यहाँ के घाटों, मंदिरों, मेलों, मकानों, बाजारों और आम जिंदगी के सजीव चित्रों के साथ उन्होंने सटीक शब्द चित्र भी लिखे। केवल 41 साल के जीवन में जेम्स प्रिंसेप ने भारत और इंग्लैंड में इतना कुछ किया कि उनके नाम पर गुलाब की एक नस्ल का नाम प्रिंसेपिया रखा गया। जहां भी प्रिंसेपिया के फूल खिलते हैं, प्रिंसेप की याद सबको घेर लेती है। उन्नीस साल की उम्र में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ इंजीनियर बनने इंग्लैंड से भारत आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। आते ही 1933 में कलकत्ता में इत्तफाकन उनकी मुलाकात जेम्स प्रिंसेप से हो गई और उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब इंजीनियर के काम और कंपनी के कई पदों पर रहकर सेवा के साथ पुरातत्व उनके जीवन का मकसद बन गया। कनिंघम बनारस गए और कर्नल FC मैसी के साथ सारनाथ के स्तूपों पर उन्होंने शोध शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल के ADC के तौर पर उन्हें भारत भर में घूमने का मौका मिला और सेना के साथ काम करते हुए भी हर जगह उनकी निगाह भारत के इतिहास और पुरातत्व को जानने समझने तलाशने में लगी रहती। बनारस के बाद सांची से लेकर तक्षशिला तक उनके शोध और अध्ययन का विषय बने रहे। ये सारा काम वो खुद अपने पैसे से करते थे, पर उन्हें पता था कि इतने बड़े काम के लिए एक संस्थागत प्रयास की सख्त जरूरत थी। उनके प्रयत्नों से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कायम करके उसका नेतृत्व कनिंघम को ही सौंप दिया। अब तो उन्होंने भारत के पुरातात्विक इतिहास पर कई किताबें लिखी, किंतु कनिंघम से सर अलेक्जेंडर की इस यात्रा की शुरुआत हुई थी बनारस से। कहना गलत न होगा कि भारतीय पुरातत्व के पिता कहलाने वाले कनिंघम को जन्म दिया था बनारस ने।
बनारस की विभूतियों में एक नाम है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का। बचपन से ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी में निपुण मकरंद उपनाम से कविताएं भी लिखते रहे, जो अधिकतम बनारस की पत्रिकाओं में छपती थीं। सन 1886 में हो रहे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उनके भाषण ने अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को प्रभावित कर दिया और इसी समय से शुरू हो गया मदन मोहन जी का राजनीतिक जीवन। मालवीय जी ने हिंदुस्तान नामक अखबार का संपादन किया और वकालत के साथ साथ इंडियन ओपिनियन और अभ्युदय नाम के अखबार भी निकालते रहे। मोतीलाल नेहरू के साथ उन्होंने लीडर नाम का अखबार भी छापना शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे काशी उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर भक्ति, देशभक्ति और साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा में झोंकने का प्रण कर लिया। बनारस में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने कहा, हिंदी भाषा भाषी लोग बाकायदा हिंदी की शिक्षा लें, पर अच्छा यही होगा कि हिंदी और उर्दू दोनों को यथासंभव एक ही स्थान में लाया जाए। उन्होंने धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटने वाले कानूनों का विरोध किया और बहुत से नए अधिकार देशवासियों को दिलवाए, किंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा काम अब भी बाकी था। 1911 में श्रीमती एनी बेसेंट जी से मिलकर उन्होंने एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की जहां छात्रों को विज्ञान और आधुनिक तांत्रिकी के साथ अपने धर्म और देश की संस्कृति भी सीखने का अवसर मिले। काशी नरेश से जमीन का वादा लेकर वो देश भर के राजा महाराजाओं और जनसाधारण से भी चंदा मांगने निकल पड़े। वो जहां भी जाते लोगों को गीता सुनाते और दक्षिणा में विश्वविद्यालय के लिए पैसा मांगते। 1916 में उनका सपना साकार हुआ और जन्म हुआ एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का। उद्घाटन के समय वहां मौजूद महात्मा गांधी ने मालवीय जी को एक नया संबोधन दिया, महामना। महामना बीएचयू के पहले कुलपति रहे और फिर जीवन पर्यंत प्रॉक्टर। उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर ही एक भव्य विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी किया। नवंबर 1946 में जब महामना ने आंखें मूंदी तो पूरा बनारस रो पड़ा था। सारा देश शोक में डूब गया उस व्यक्ति के जाने से जिसने राष्ट्र को सत्यमेव जयते का मंत्र दिया था। 2014 में देश के इस हीरक पुत्र को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। बालक सुबैया का जन्म तमिलनाडु के थिरुनेलवेली में हुआ था। कम उम्र में ही संगीत, भाषा, कविता पर उनकी पकड़ देखकर लोगों ने उन्हें सरस्वती पुत्र भारती का खिताब दे दिया। पर तभी 16 की आयु में जीवन ने मोड़ लिया और पिता के देहांत के बाद उन्हें अपनी बुआ के पास बनारस जाना पड़ा। बनारस भारती के लिए बहुत शुभ साबित हुआ। यहां उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद पढ़ते हुए 32 देशी विदेशी भाषाएं भी सीख डालीं। बनारस में अध्यात्म के अलावा उन्हें स्वतंत्रता के शुरू हुए राष्ट्रीय आंदोलन को भी जानने समझने का अवसर मिला। वापस मद्रास जाकर सुब्रमण्यम भारती ने जमकर लिखने और तमिल और अंग्रेजी में कई पत्रिकाएं निकालने का काम शुरू कर दिया। इस बीच पुनः बनारस जाने पर उनकी भेंट स्वामी विवेकानंद जी की साथी सिस्टर निवेदिता से हुई। उनसे मिलने के बाद भारती ने स्त्री स्वातंत्र्य के बारे में भी जोरदार ढंग से लिखना शुरू किया। उनकी कविताओं के क्रांतिकारी तेवर देखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में एनी बेसेंट की जमानत पर उन्हें छोड़ा गया। 1919 में जब उनकी भेंट महात्मा गांधी जी से हुई तो उनसे प्रभावित होकर स्वदेशी मित्रण नाम की एक और पत्रिका निकाल दी महाकवि भारतीयार ने। आधुनिक तमिल के सबसे बड़े कवि और स्वतंत्रता संग्राम के इस अनथक सिपाही ने हर विषय पर लिखा। इरोड पुस्तकालय की सीढ़ियों पर दिए गए उनके अंतिम भाषण का विषय था, मनुष्य अमर है। इसमें संदेह नहीं कि काशी वाराणसी का ये विलक्षण विद्यार्थी सुब्रमण्य भारती सचमुच अमर है। बनारस के पास रामनगर में पैदा हुए लाल बहादुर ने बचपन में ही पिता को खो दिया। अब नाना के घर मुगल सराय में उन्होंने उर्दू फारसी की पढ़ाई शुरू की। एक दिन मामा के हाथों एक निरीह पक्षी की हत्या के विरुद्ध 7 साल का लाल बहादुर भूख हड़ताल पर बैठ गया, जो कि उनका पहला अहिंसक सत्याग्रह था।
13 साल की उम्र में जब वो बनारस के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार बाढ़ के समय कोई साधन न मिलने पर वो किताबों का बस्ता सिर पर रखकर गंगा में कूद पड़े और तैरकर ही विद्यालय पहुंच गए। किंतु इस मेधावी छात्र का गरीबी के कारण आगे पढ़ना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनके एक अध्यापक ने खुद अपने बच्चों को पढ़ाने का काम लाल बहादुर को दिया ताकि वो आगे अध्ययन कर सकें। एक सभा में महामना मालवीय जी और महात्मा गांधी को एक साथ सुनकर 17 वर्षीय लाल बहादुर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वो गिरफ्तार भी हुए पर नाबालिग थे तो छोड़ दिए गए। स्वतंत्रता वीर आचार्य जेबी कृपलानी के कहने पर उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि तो ले ली, किंतु गांधी जी के अनुयायी बनकर आजादी की अहिंसक लड़ाई में ही जुटे रहे और जीवन के 9 वर्ष जेलों में बिताए। आजादी के बाद यूपी में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में शास्त्री जी को गृह मंत्री बनाया गया। अपनी अहिंसा की कसम के कारण ही उन्होंने पुलिस विभाग को लाठी न चलाने और उसकी जगह पानी की पिचकारी इस्तेमाल करने की सलाह दी। 1952 में जब केंद्र की पहली चुनी हुई सरकार बनी तो शास्त्री जी को रेल मंत्री बनाया गया, किंतु जब एक रेल दुर्घटना में कुछ यात्री मरे तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत त्यागपत्र दे दिया। पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू न माने और उन्होंने शास्त्री जी को अपना अघोषित उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सन 1963 में वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस संकट काल में जब देश अनाज की कमी, भाषा के आंदोलनों और पाकिस्तान की सैनिक धमकियों से जूझ रहा था, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की। बनारस के इस बहादुर लाल बहादुर शास्त्री को देश आज भी प्रणाम करता है। यदि वो कुछ दिन और जी गए होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता।